हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की हमारी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फ्रेंड, सबसे ज़रूरी बात हमें आपसे ये कहनी थी कि 6 से 12 तक आपको जो भी क्लासेस लेनी होगी, कम से कम 100 बच्चे मिलके हमें ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमें ये क्लास पढ़नी है, तो वो क्लास मैं चलाऊंगी चैप्टर वाइज और बिल्कुल फ्री में। तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 बच्चों का तो कमेंट जरूर ही आना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर मुझसे जो भी चैप्टर पढ़ना होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 6 से 12 तक बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड, अब आप लोग देखिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण वेक्टर टाउ इक्वल टू dl अपान dt का निगमन। अब ये देखिए फ्रेंड कि ये हमारा dl अपान dt क्या है। तो पहले हम l के बारे में जानते हैं कि ये हमारा l क्या है। तो हमने पहली वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये l क्या है। फ्रेंड, L हमारा कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंट। अब ये L इक्वल टू क्या होता है, कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होता है। तो कोणीय संवेग इक्वल टू हमारा होता है रेखिक संवेग P इंटू अक्ष से कण की लंबवत दूरी। देखिए, अब हम डेराइवेशन इसका कर रहे हैं। वेक्टर L इक्वल टू होता है रैखिक संवेग P इंटू अक्ष से कण की लंबवत दूरी। हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आप भूले हो तो अच्छे से याद आ जाए। लंबवत दूरी वेक्टर R, यही हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कोणीय संवेग में। तो देखिए फ्रेंड, अब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का टाइम t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का टाइम t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, dl अपान dt ये हमारा हो गया। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है अवकलन करने का। फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं कि अगर हमारा दो फलन है एक्स वाई और वो गुणक के रूप में है तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए, उसका अवकलन करते हैं प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक लिख देते हैं ताकि फार्मूला जिसको नहीं पता हो उसको अच्छे से याद हो जाए। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का, यहाँ पे P रहेगा, अब ये देखिए फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला मिल रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बहुत पहले ही आपको बताया था। dr/dt को हम क्या लिख सकते हैं, v, वेक्टर v, जहां पे वेक्टर v क्या है, कण का वेग है। वेक्टर v इक्वल टू क्या है, कण का वेग। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में समझिएगा, इसको हम समझने के लिए मतलब बता रहे हैं, ने गोला बना दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dp/dt को क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, जहां पे संवेग में परिवर्तन की दर है, बल है, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू बल लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ। अब देखिए, तब हमारा ये इक्वेशन मान लेते हैं 2, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, dl/dt इक्वल टू वेक्टर p, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर v प्लस वेक्टर r, इसको dp/dt को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर f। अब देखिए फ्रेंड, हम p को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्या होता है, mv। p इक्वल टू क्या होता है हमारा, mv। वेक्टर f। इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, और इजी फॉर्म में लिखते हैं, dl/dt इक्वल टू m वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v प्लस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या बन जा रहा है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि वेक्टर v और वेक्टर v के बीच थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0। वेक्टर v और वेक्टर v के बीच का कोण क्या है, 0। तब फ्रेंड देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, dl/dt इक्वल टू वेक्टर r इंटू f। अतः टाउ इक्वल टू क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, टाउ टार्क्यू इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r इंटू वेक्टर f। परंतु वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर f होता है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर r इंटू वेक्टर f को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ। तो हमारा इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये हम टाउ की वैल्यू अगर रखते हैं, टाउ की वैल्यू तो वैसे हमें ऑलरेडी पता है, और इसके जगह पे वेक्टर r इंटू वेक्टर f की जगह पे अगर हम टाउ पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ये इक्वेशन। अतः हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, dl/dt इक्वल टू टाउ। ये हमारा फार्मूले का डिराइवेशन हो गया, बहुत इजी वे में। बहुत अच्छी टॉपिक है फ्रेंड, तो आप लोग ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ है नहीं, अगर ऐसे लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए, हम और भी इजी वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये इक्वेशन क्या कह रहा है हमारा, ये निगमन हमारा क्या कह रहा है, डिराइवेशन क्या कह रहा है, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में यही संबंध है जो बताता है कि बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में यही संबंध है जो बताता है कि कोणीय
कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। एक बार फिर बताते हैं आपको, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में यही संबंध है जो बताता है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में यही संबंध है जो बताता है कि, जो क्या बताता है, जो बताता है कि कोणीय संवेग की दर कोणीय संवेग की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है, बल आघूर्ण टाउ किसी कण में घुमाव या वर्तन गति, टर्निंग मोमेंट, बल आघूर्ण टाउ किसी कण में घुमाव या वर्तन गति, टर्निंग मोमेंट उत्पन्न कर सकता है तथा वेक्टर टाउ इक्वल टू dl/dt यह बतलाता है कि बल आघूर्ण किसी चीज के परिवर्तन की दर है, अतः हम कह सकते हैं कि वह चीज वर्तन गति है तथा वही चीज कोणीय संवेग भी है। अतः कोणीय संवेग कण की वर्तन गति की माप है, अर्थात कण के घुमाव को कोणीय संवेग द्वारा मापा जा सकता है। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं ये टॉपिक कि क्या है। इस टॉपिक में अच्छे से समझिए कि बल आघूर्ण टाउ किसी कण में घुमाव या वर्तन गति उत्पन्न कर सकता है। किसी कण में टाउ जो है किसी कण में घुमाव या वर्तन गति उत्पन्न कर सकता है तथा वेक्टर टाउ इक्वल टू dl/dt यह बतलाता है कि बल आघूर्ण किसी चीज की परिवर्तन की दर है, अतः हम कह सकते हैं कि वह चीज वर्तन गति है तथा वही चीज कोणीय संवेग भी है, अतः कोणीय संवेग की वर्तन गति की माप है। कोणीय संवेग कण की वर्तन गति की माप है, अतः कण के घुमाव को कोणीय संवेग द्वारा मापा जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का भौतिक महत्व। देखिए कोणीय संवेग का भौतिक महत्व क्या है। कोणीय संवेग का भौतिक महत्व यह है कि सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है, उसी प्रकार घूर्णी गति में बल आघूर्ण कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर को बतलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सरल रेखीय गति में
जिस प्रकार किसी कण की रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है, उसी प्रकार घूर्णी गति में बल आघूर्ण कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर को बतलाता है। देखिए हमारा फिजिकल मीनिंग क्या है कोणीय संवेग का, अब हम उसको लिखते हैं। अब तक हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो देखिए, सरल रेखीय गति में कभी कभी ये जो है टॉपिक है हमारा, वो कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है कि कोणीय संवेग का भौतिक महत्व क्या है, तो आप क्या बताएंगे। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। अब तक हमने जितनी भी बताई है टॉपिक, जितना भी हमने जो भी पढ़ाया है, उसको अच्छे से देखिए। कहीं ना कहीं एग्जाम में तो जरूर पूछेगा। तो देखिए क्या है हमारा फिजिकल मीनिंग। सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है, उसी प्रकार घूर्णी गति में बल आघूर्ण कोणीय संवेग के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर को बतलाता है। मतलब क्या बतलाता है, अभी अभी हमने डेरिवेशन करके आपको बहुत अच्छे से बताया है। वेक्टर टाउ इक्वल टू dl अपान dt, यही बताता है। बल आघूर्ण वस्तु पर कार्य करने वाले बल के घुमाने वाले प्रभाव मतलब टर्निंग इफेक्ट को बतलाता है, जबकि कोणीय संवेग वस्तु को घुमाने वाली गति टर्निंग मोमेंट की माप है। क्या है देखिए, बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण वस्तु पर कार्य करने वाले बल के घुमाने वाले प्रभाव टर्निंग इफेक्ट को बतलाता है, जबकि कोणीय संवेग वस्तु को घुमाने वाली गति टर्निंग मोमेंट की माप है। बल आघूर्ण वस्तु पर कार्य करने वाले कार्य करने वाले बल के घुमाने वाले प्रभाव मतलब घुमाने वाले प्रभाव मतलब टर्निंग
इफेक्ट को बतलाता है। जबकि कोणीय संवेग वस्तु को घुमाने वाले गति मतलब टर्निंग ये v है की माप है। जबकि देखिए हमारा कोणीय संवेग वस्तु को घुमाने वाले टर्निंग मोमेंट की माप है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमने फार्मूले का गति के समीकरण वेक्टर टाउ इक्वल टू dl/dt का जो हमने डेरिवेशन किया है, उसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पिंड XY तल में Z अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। एक पिंड XY तल में Z अक्ष के चारों ओर जो है घूम रहा है। बल के क्रिया बिंदु के निर्देशांक मीटर में 2 और 3 हैं तथा बल के X तथा Y अक्षों की दिशा में घटक क्रमशः 10N तथा 18N है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। और क्या ज्ञात करना है? 3 माइक्रोसेकंड में पिंड के कोणीय संवेग कितना परिवर्तन होगा। क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन से ही हमारा क्लियर हो जाता है कि हमें क्या ज्ञात करना है और कैसे करना है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आपको उसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। एक पिंड XY तल में Z अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। बल की क्रिया बिंदु के निर्देशांक मीटर में 2 और 3 हैं तथा बल के X तथा Y अक्षों की दिशा में घटक क्रमशः 10N तथा 18N है। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। 3 माइक्रोसेकंड में पिंड के कोणीय संवेग कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। बिंदु के जो हमारा कह रहा है, क्रिया बिंदु के निर्देशांक मीटर में क्या है? 2 और 3 है। XY मतलब हमारा कितना है? ये 2 और 3 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 मीटर और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3 मीटर। और y इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है? x तथा y अक्षों की दिशा में घटक क्रमशः 10N तथा 18N है। मतलब Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10N और Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18N। तब पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। तब हमें क्या ज्ञात करना है? टाउ इक्वल टू ज्ञात करना है। घटक दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? SFy माइनस YFX। ये हमारा फार्मूला हो गया। Fy क्या है? माइनस y क्या है? 3 मीटर इंटू x क्या है? Fx क्या है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, यहाँ पे ये 2 मीटर था, ये 3 मीटर था,
ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, इक्वल टू आ जाएगा 6 न्यूटन मीटर। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 3 माइक्रोसेकंड में पिंड के कोणीय संवेग कितना परिवर्तन होगा। 3 माइक्रोसेकंड टाइम t इक्वल टू, उसको हम बाद में लिखते हैं। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम t इक्वल टू बाद में लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, वेक्टर टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। तो इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग कितना परिवर्तन होगी, इसकी परिवर्तन की दर जो है ज्ञात करना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू हमारा कह ही रहा है क्या है, 3 माइक्रो सेकेंड। तब हमारा क्या हो जाएगा, dl इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही था और उसमें हमारा टाउ की वैल्यू क्या आई थी, 6 न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 किग्रा मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड, आज की टॉपिक हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।